हमारे घर की बैठक की दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी। लकड़ी की बॉडी, पीतल का फ्रेम और हर घंटे पर टन टन की आवाज करती हुई। वह घड़ी नई नहीं थी, बल्कि हमारे पापा की दुकान की पहली मरम्मत की हुई घड़ी थी। सालों से वो घड़ी घर के हर पल की साक्षी बनी हुई थी। बचपन के खेल, माँ की डांट, पापा की खांसी और दीदी की शादी तक सब कुछ उसी ने देखा था। हमारे पापा श्री गोपाल प्रसाद शर्मा एक घड़ी साज थे। मोहल्ले में उनकी पहचान घड़ी वाले बाबू के नाम से थी। उनकी छोटी सी दुकान थी बस स्टैंड के पास, जहां दीवारों पर लटकती घड़ियां, छोटे पायदान पर रखे औजार और एक कोने में रखा बिल्लौरी चश्मा उनकी दुनिया थी। घड़ी की टिक टिक सुनो, उसमें वक्त की कहानी छुपी है, पापा अक्सर कहते थे। मुझे बचपन में घड़ियां उबाऊ लगती थीं, उन गोल गोल डायल पर तिरछी सुइयां और पापा का घंटों एक ही पेंच में उलझे रहना, ये सब मेरी दुनिया से बहुत दूर था। मैं तो क्रिकेट, कॉमिक्स और दोस्तों की दुनिया में खोया रहता। पर पापा के लिए हर घड़ी एक जिम्मेदारी थी, जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास आया हो। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था। एक छोटा सा आंगन, 2 कमरे, एक रसोई और वही बैठक जहां वो घड़ी टंगी थी। जब पापा थक कर दुकान से लौटते तो सीधे उसी घड़ी के नीचे बैठ जाते। माँ चाय लाती और पापा उसे घूंट घूंट पीते हुए घड़ी की ओर देखते। आज फिर 5 मिनट पीछे चल रही है, वो बड़बड़ाते। अजी, अब कौन देख रहा है दीवार की घड़ी? सबके पास अब मोबाइल है, माँ मुस्कुराकर कहती। पर पापा के लिए वो घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं थी, वक्त की निशानी थी। वो घड़ी उन्हें उनके संघर्ष के दिनों की याद दिलाती थी, जब पहली बार दुकान पर आए एक ग्राहक ने उसे ठीक करने को दिया था। वो घड़ी बंद थी और ग्राहक बोला था, अगर चला सको तो पैसे दूंगा। पापा ने 2 दिन मेहनत की, कई पुर्जे बदले और जब वह घड़ी चली तो ग्राहक की आंखों में खुशी थी। उसी दिन उन्होंने वो घड़ी नहीं बेची, उसे अपने घर लाए और दीवार पर टांग दी। ये मेरी पहली कमाई नहीं, पहला विश्वास है, उन्होंने तब माँ से कहा था। अब वही घड़ी हमारे घर की सबसे पुरानी चीज थी, पर पापा के लिए सबसे कीमती भी। मुझे तब ये बातें समझ नहीं आती थीं। मैं सोचता, क्या घड़ी भी किसी की जिंदगी की कहानी बन सकती है? पर तब मैं वक्त को बस सुइयों की हरकत मानता था, उसकी गहराई को नहीं। वक्त बीतता गया, स्कूल, कॉलेज और फिर नौकरी। जिंदगी की रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ती गई और पापा की दुकान वहीं की वहीं रह गई। पापा अब बूढ़े हो चले थे, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथों में हल्का कंपन और चेहरे पर झुर्रियां। पर उनकी घड़ियों के लिए लगन अब भी वैसी ही थी। जब मैं नौकरी के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हुआ तो घर साल में बस 2 बार आना होता, होली और दीपावली। हर बार घर आते ही वही दृश्य मिलता। पापा बैठक में घड़ी के नीचे बैठकर किसी पुरानी वॉच को खोल खोल कर देख रहे होते। माँ रसोई में होती और दीवार पर वही घड़ी टन टन करती हुई खड़ी रहती। ये घड़ी अब भी चल रही है? मैं हंसते हुए पूछता। पापा मुस्कुराते, बिल्कुल, और तुम देखना, जब तक ये चलेगी मैं भी चलता रहूंगा। माँ ने टोकते हुए कहा, अजी, अब दुकान छोड़ दीजिए, ना आंखें साथ देती हैं ना हाथ। पापा मुस्कुराकर बोले, जब सुइयां थक कर रुक जाती हैं तो मैं उन्हें फिर से चलाना जानता हूँ, खुद को भी। मुझे उन पर कभी कभी गुस्सा भी आता था। आपके पास कुछ बचा ही नहीं है अब। आजकल कौन घड़ी बनवाता है, सब डिजिटल हो गया है। पर वो बस एक बात कहते, घड़ी का काम सिर्फ समय बताना नहीं होता, कभी कभी वो समय की याद दिलाने भी आती है। एक बार दीपावली पर मैं घर पहुंचा तो देखा पापा बिस्तर पर लेटे हैं। सांसें थोड़ी भारी थीं। माँ ने बताया, कुछ दिन से कमजोरी है, दुकान भी बंद रखी है। मैं उनका हाल जानकर भीतर ही भीतर घबरा गया, पर पापा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी घड़ी की तरह थोड़ी धीमी हो गया हूं बेटा, रुक तो नहीं गया ना। मैंने पहली बार उन्हें इतना शांत और थका हुआ देखा था। उसी रात जब सब सो रहे थे, मुझे दीवार की घड़ी की आवाज कुछ अलग सी लगी। मैं उठा और जाकर देखा, उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। घड़ी बंद हो गई थी। मैंने पापा को जगाया और कहा, पापा, घड़ी रुक गई। पापा ने आंखें खोली, उस घड़ी की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, चलाना अब तुम्हारा काम है बेटा, समय तुम्हारे हाथ में है। मैं चुपचाप बैठा रहा। उस पल वो घड़ी मुझे सिर्फ घड़ी नहीं, एक धरोहर सी लगी, एक पीढ़ी का ज्ञान, एक पिता की सीख और समय का सच। पापा की हालत अब ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में देखा और एक आखिरी मुस्कान दी, जैसे कह रहे हो, अब तुम समझ गए हो घड़ी की असली कीमत क्या है। पापा की तबीयत उस सर्दी में और बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स ने कहा, उम्र हो गई है, अब बस देखभाल जरूरी है। माँ की आंखों में चिंता थी, पर उनके हाथ कभी थमे नहीं। चाय बनाना, दवा देना,
पापा के माथे पर ठंडा पानी रखना, जैसे वक्त को थामने की कोशिश कर रही हूं। मैंने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली और घर रुक गया। उस दौरान मैंने पहली बार वो काम किया जो पापा जिंदगी भर करते आए थे, घड़ी को ठीक करना। बैठक में वही पुरानी वर्क टेबल थी, औजारों का डिब्बा भी वही, और दीवार पर टंगी वो रुकी हुई घड़ी। मैंने पापा के पुराने चश्मे को आंखों पर लगाया, औजार उठाया और घड़ी को खोलकर देखा। पहली बार मुझे उसकी रचना समझ में आने लगी, कैसे एक एक पुर्जा, एक एक पेंच मिलकर उसे चलाते हैं। जरा सी गड़बड़ी पूरी सुई को रोक देती है। पापा की तरह मैंने भी धीरे धीरे उसका बैलेंस व्हील साफ किया, पेंडुलम को तेल लगाया, और फिर जब सुइयां दोबारा चलने लगी तो कमरे में टन टन की आवाज गूंज गई। उस दिन पापा ने मेरी आंखों में देखकर सिर्फ एक शब्द कहा, शाबाश। वो शब्द मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह पापा की सांसें थम गईं। वो बहुत शांत थे, जैसे नींद में चल दिए हों। माँ ने कहा, जैसे घड़ी की बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है, वैसे ही चले गए वो, बिना कोई शोर किए। पापा के जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदला, पर एक चीज अब भी वैसी ही रही, दीवार पर टंगी घड़ी। अब मैं अक्सर उसे देखता हूँ। उसकी हर टन टन मुझे पापा की आवाज जैसी लगती है। मैं भी अब वॉच रिपेयरिंग का काम करने लगा हूँ, नहीं पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस विरासत को निभाने के लिए जो उन्होंने मुझे सौंपी। मोहल्ले वाले अब मुझे घड़ी बाबू कहते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे दुकान पर आते हैं और पूछते, ये घड़ियां क्यों बनाते हो अंकल, सबके पास तो मोबाइल है। मैं मुस्कुरा देता हूँ और वही कहता हूँ जो पापा कहा करते थे, घड़ी का काम सिर्फ समय बताना नहीं होता, वो आपको याद दिलाती है कि वक्त कैसे बीत रहा है और क्या कुछ पीछे छूट रहा है। अब जब मैं उस पुरानी दीवार घड़ी को देखता हूँ तो वो सिर्फ घड़ी नहीं लगती, वो एक कहानी है, पिता के संघर्ष की, उनके हाथों की मेहनत की, उनके समय की सीख की। वो हर दिन मुझे याद दिलाती है, वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता जो सिखाता है धैर्य, त्याग, बदलाव और विरासत। और सबसे जरूरी बात, अगर घड़ी रुक जाए तो कोई ना कोई उसे फिर से चलाना सीख ही लेता है।